गुड इवनिंग बच्चों, कैसी चल रही है आप लोगों की प्रिपरेशन? कोई दिक्कत आप लोग को? बराबर 2 से 3 बच्चे अपना जो है पुराना कोर्स केमिस्ट्री का जो है कंप्लीट करके बराबर स्टैंड कर रहे हैं, है ना। तो धीरे धीरे करके मैक्सिमम बच्चे पॉजिटिव फॉर्म में आ रहे हैं कि उनको शायद इसका मतलब उन्होंने डिसाइड कर लिया कि मेरे को प्रिपरेशन करना है, चाहे मेडिकल की चाहे इंजीनियरिंग की। तो उन लोगों ने प्रिपरेशन का सोच लिया है। एक अच्छी बात है कि आप लोगों ने कम से कम अपना कैरियर डिसाइड कर लिया और बराबर आप लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है मेरे पास, ठीक है ना। लेकिन मेरी कोशिश ये है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम स्टूडेंट अपने होमवर्क को कंप्लीट करने के बाद मेरे पास सेंड करें, ठीक। उसमें अपना नाम भी लिखें और किस सेक्शन में है, JEE में है या नीट में है, इस चीज को जरूर मेंशन करें, ठीक है। तो पिछले लेक्चर्स में जहां मैंने आपको ड्रॉप किया था उसी के आगे हम बढ़ेंगे। तो बेटा हमने स्लेटर्स रूल की बात की थी। तो स्लेटर्स रूल जो है हम लोग डी ब्लॉक एलिमेंट में देखते हैं। हालांकि हमको बहुत ज्यादा जरूरत इसकी नहीं पड़ती है, फिर भी अगर कभी टिपिकल प्रॉब्लम अगर आ जाता है हमको तो इसकी जरूरत पड़ जाएगी। अभी तक हमको इसकी जरूरत नहीं पड़ी है, अभी भी 20-22 साल के ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बना है कि जिसमें हमें इसकी जरूरत पड़ी है। लेकिन अगर पूछ ही ले तो फिर आपको कैसे करना। तो लिखो बेटा, पहले लिखो स्लेटर्स रूल फॉर, है ना, डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। स्लेटर्स रूल फॉर डी ब्लॉक एलिमेंट्स लिखो बेटा, स्लेटर्स रूल फॉर डी ब्लॉक एलिमेंट। तो यहां पर बच्चों हम दो तरीके की बातें करेंगे, है ना। यहां पर दो बातें हैं। देखो बच्चों, जब हमने किसी भी डी ब्लॉक एलिमेंट का, जब हमने डी ब्लॉक, ठीक है, जब डी ब्लॉक एलिमेंट का हमने कॉन्फ़िगरेशन किया तो हमको देखने को क्या मिला, ऑर्गन मिला था, राइट। इसके बाद 4s मिला, फिर इसके बाद हमें 3d मिला, ठीक है ना। तो डी ब्लॉक एलिमेंट का मतलब हमारा क्या होगा कि एटॉमिक नंबर, ये जो हमारा एटॉमिक नंबर है बेटा, ठीक है, एटॉमिक नंबर किसकी बात कर रहा हूं मैं, 21 से लेकर के और 30 की बात कर रहा हूं। इज दैट क्लियर? इतना नोट करो बच्चों। लिखा बेटा? अच्छा, अब सुनो बच्चों, यहां पर दो बातें। पहला सवाल ये पूछेगा फॉर 4s ऑर्बिटल। अगर हम ये कहते हैं 4s ऑर्बिटल के लिए हमें क्या निकालना है, जेड इफेक्टिव निकालना है, राइट, ठीक है। तो या तो वो कहेगा 4s ऑर्बिटल कहेगा या वो कहेगा 3d ऑर्बिटल। तो सबसे पहले हम 4s की बात कर लें बच्चों। मान लिया जाए एक एग्जाम्पल लेकर के हम समझाने की कोशिश करेंगे। कॉपर एटॉमिक नंबर कितना हुआ, बताओ बेटा, एटॉमिक नंबर कितना हुआ, 29 हुआ कि नहीं हुआ? क्यों बेटा जी, 29 हुआ, राइट। तो अब जो है इसका कॉन्फ़िगरेशन करना है। देखो 1s2, इसके बाद 2s2, फिर 2p6, इसके बाद 3s2, 3p6, राइट। इसके बाद आप क्या लिखते हो, इसके बाद आप लिखते हो 4s लिखते हो और क्या लिखते हो, 3d लिखते हो। इज दैट क्लियर? तो अब जो है मान लिया जाए 4s1 है और 3d कितना है, 10 है। अब हमें किसका निकालना है, हमें निकालना है इसका, हमें इसका निकालना है। तो इसके लिए मैंने आपको क्या बताया था कि भाई स्लेटर्स रूल ये था कि यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, राइट। तो यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 0। तो 0 इंटू 0.35, ये था कि नहीं था? बिल्कुल था साहब, राइट, ठीक है। इसके लिए क्या करना है, इसके लिए क्या करना है भाई, इसके लिए आपको करना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू 1,
यानी 3D के लिए करना है आपको, राइट। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है इस केस में? इस केस में 10 है और इंटू कितना होगा 1, राइट। अब इसके लिए क्या करना है, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। इसके लिए कितने इलेक्ट्रॉन है? देखो 2 4 6 4 10, तो 12 6 18। तो इसके लिए क्या करना है? इसके लिए इन्होंने क्या कहा? 18 इंटू 0.85, राइट। समझना ध्यान से। तो यहां से लेकर के यहां के लिए उन्होंने क्या कहा कि जितने इलेक्ट्रॉन होंगे, या हम ये भी कह सकते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू क्या 0.85, इसके लिए इन्होंने ये कहा, राइट। जब हमें किसका निकालना है? 4s का निकालना है। जब हमें किसका निकालना है? 4s का निकालना है। 4s के लिए हमें ये सिचुएशन रहेगी, ठीक है। तो 4s के लिए हमें करना क्या है? अगर हम आपसे कहते हैं मेरे को 4s इलेक्ट्रॉन का निकालना है, ठीक, तो 4s इलेक्ट्रॉन के लिए इनके पास क्या क्या रूल है? पहला रूल क्या है? पहला रूल क्या है कि 4s में, है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू क्या करोगे? 0.35। पहली बात इन्होंने कही, राइट। इसके बाद इन्होंने क्या कहा? 3D इलेक्ट्रॉन। तो 3D के लिए क्या कहा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू कितना 1, इसके लिए कहा 3D के लिए। और इसके बाद आपके पास क्या बचता है? रिमेन्स के लिए जितना हमारे पास रिमेन्स बनता है, जितना भी हमारे पास रिमेन्स बच रहा है, यानी यहां से यहां तक जितना भी बच रहा है, उसके लिए उन्होंने क्या कहा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू कितना 0.85। तो ये थोड़ा सा एस ब्लॉक और पी ब्लॉक से डिफरेंट है। तो ये आपके 4s निकालने का कैलकुलेशन है। अब देखो मेरे को क्या निकालना है? जेड इफेक्टिव निकालना है। तो ये क्या हो जाएगा? जेड माइनस सिग्मा, राइट। तो अगर मेरे को जेड स्टार निकालना है तो ये जेड कितना हो जाएगा बेटा? एटॉमिक नंबर कितना या नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना? 29 माइनस कितना करूंगा? अब सिग्मा इधर देखो, इधर ये तो आपका 0 हो जाएगा, यानी कि 0 इंटू 0.35, ये तो आपका 0 हो जाएगा। क्यों बेटा? हो जाएगा नहीं हो जाएगा? ये 0 हो जाएगा। चलो लिख लो, ऐसे लिख लो, हो गया। अब एक तो ये हो गया, और प्लस में क्या लिखूंगा भाई? प्लस इसके बाद क्या लिखूंगा? 10 इंटू 1, फिर प्लस क्या लिखूंगा मैं? बताओ कि 18 इंटू 0.85, राइट, ये लिखूंगा। अब ये तो आपका 0 हो जाएगा। तो जेड स्टार बराबर कितना हो जाएगा आपका? यानी कि 29 माइनस, ठीक है, माइनस कितना 10 इंटू 18 इंटू कितना 0.85, और इसको सॉल्व करेंगे तो दिस वन इज द आंसर। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। जरा नोट करो, ये हमने किसकी बात की? ये किसकी बात की? 4s इलेक्ट्रॉन के लिए। अब हम किसकी बात करेंगे? 3D इलेक्ट्रॉन के लिए। जरा नोट कर बेटा। लिखा बेटा? बच्चों लिखा? अब हम दूसरी बात करें। हो गया बेटा? अब दूसरा देख, दूसरा हमसे कहेगा क्या, है ना, फॉर 3D इलेक्ट्रॉन। तो अब मेरे को 3D इलेक्ट्रॉन के लिए करना है, ठीक बेटा? लिखो
फॉर 3D इलेक्ट्रॉन। राइट। अब 3D इलेक्ट्रॉन के लिए इन्होंने क्या कहा, जैसे मैंने कहा कि मान लिया जाए मेरे पास कॉपर एग्जाम्पल है और Z बराबर यानी एटॉमिक नंबर कितना है भाई 29 है। अब मैंने कॉन्फ़िगरेशन किया, देखो 1s2 2s2 2p6, इसके बाद 3s2, इसके बाद 3p6, इसके बाद 4s1 और 3d क्या 3d10। राइट। अब ध्यान से समझना, अगर हमने 3D इलेक्ट्रॉन की बात की हुई है तो अगर मैंने 3D इलेक्ट्रॉन की बात की है तो इसको मैंने इग्नोर मारा है। क्यों इग्नोर मार दिया? क्योंकि 3D के बाहर आपका जो होगा, अगर मैं शेल देखूं, देखो इधर, अगर मैं शेल की बात कर रहा हूं बेटा, ये मान लिया जाए एक न्यूक्लियस है, राइट, और ये हमारे नंबर ऑफ शेल है। ध्यान से देखना, ये हमारे नंबर ऑफ शेल है। इसको n बराबर 1 मानते हैं, n बराबर 2 मानते हैं, n बराबर 3 मानते हैं और इसको n बराबर 4 मानते हैं। जब मैंने इसको इग्नोर मारना है तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन यहां कंसीडर होगा और यहां पर 3 है, इसका मतलब 3D है। राइट। तो अगर क्वेश्चन में वो कहता है कि 3D की बात कर रहा है ना, तो 3D का मतलब ये हो गया हमारा, ये हमारा क्या हो गया, उसने क्या कह दिया, इग्नोर करना है साहब, इसको हमें क्या करना है, इग्नोर कर देना है। राइट। चलो इतना पहले लिख, लिखा बेटा? लिखा? अब देख, इसके लिए क्या है, पहला रूल क्या है, इलेक्ट्रॉन निकालिए। अब इसके पास है ना 1 इलेक्ट्रॉन क्या करना है, वन इलेक्ट्रॉन आपको क्या करना है, रिमूव करना है। राइट। जब एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है और उसके बाद जितना इलेक्ट्रॉन बचता है उसमें 0.35 करना है, यही तो हुआ। ये हमारा क्या होगा, इग्नोर हो गया। और उसके बाद उसने क्या कहा, उसने ये कहा कि भाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू 1। राइट। ठीक। तो यहां कितना इलेक्ट्रॉन बन रहा है, यहां से वहां तक गिनिए कितना इलेक्ट्रॉन गिन रहा है, 18 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो 18 इलेक्ट्रॉन के लिए इंटू क्या कर दिया, 1। ठीक, नोट कर इसको पहले बेटा। नोट किया बेटा, नोट किया? अच्छा एक बात मेरे को बता, अगर एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3d9 होगा ना, या हम ये कहते हैं 9 लिख दें, चलेगा? तो 9 इलेक्ट्रॉन इंटू कितना, 0.35। ठीक है। अब मेरे को क्या निकालना है, मेरे को जेड इफेक्टिव निकालना है। तो जेड स्टार बराबर कितना हो जाएगा, जेड माइनस सिग्मा। जेड क्या है, जेड है हमारा, बुक में क्या लिखा जाता है, एटॉमिक नंबर, या हम क्या लिखते हैं, या हम लिखते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन, ये लिखते हैं बेटा। तो प्रॉब्लम करने के लिए हमने बताया था प्रोटॉन की ही जरूरत होती है, प्रोटॉन की ही जरूरत नहीं होती। कभी कभी इलेक्ट्रॉन से निकालते तो आंसर कुछ का कुछ आ जाएगा, तो आंसर के लिए आपने प्रोटॉन को ही प्रिफर्ड करना है। और सिग्मा क्या है, सिग्मा क्या बता चुके हैं, इसको बोलते हैं स्क्रीनिंग कांस्टेंट। क्या बोलते हैं हम लोग, स्क्रीनिंग कांस्टेंट। राइट। और इसी का दूसरा नाम होगा श्रेडिंग कांस्टेंट, है ना। तो इसी के लिए हमको कौन सा रूल लगाना पड़ता है, स्लैटर्स रूल। ठीक। तो बच्चों अगर क्वेश्चन में ये कह रहा है मेरे को निकालना है किसका, फॉर 3D इलेक्ट्रॉन, तो अगर 3D इलेक्ट्रॉन को निकालना है तो मैं क्या कह सकता हूं, पहला ये कह सकता हूं 4s ऑर्बिटल को क्या मानना है, इग्नोर मारना है। क्या करना है, इग्नोर मारना है, खत्म बात। अब इसके बाद हमें क्या मिला, 3D में से क्या करना है, 3D में से ये करना है कि
रिमूव क्या करना है, 1 इलेक्ट्रॉन, है ना, रिमूव 1 इलेक्ट्रॉन। और उसके बाद क्या करना है, उसके बाद क्या करना है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितना बच रहा है उसमें क्या करेंगे, 0.35 लिखा है मैंने बोर्ड पर। इसके बाद रिमेन्स के लिए क्या कर देंगे हम कि अगर रिमेन्स के लिए जो भी रिमेन्स बचा हुआ है उसके लिए हम क्या करेंगे भाई, उसके लिए करेंगे कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू 1। तो यहां पर जो है दोनों के लिए, चाहे मैं इसकी बात करूं चाहे इसकी बात करूं, दोनों के लिए रूल्स थोड़े अलग अलग हैं, राइट। अब यहां पर मेरे को क्या निकालना है, मेरे को जेड स्टार निकालना है। तो जेड स्टार अगर मेरे को निकालना है तो जेड स्टार बराबर, देखो एटॉमिक नंबर हमारा, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना होगा, 29 होगा। अब 29 माइनस क्या करूंगा भाई, बताओ बेटा, 29 माइनस क्या करूंगा कि 9 इलेक्ट्रॉन इंटू 0.35, राइट, ठीक है। और प्लस क्या लेने वाला हूं मैं, प्लस लेने वाला हूं क्या, बताओ बेटा, प्लस लेने वाला हूं। अच्छा इधर देख, है ना, ये हो गया मेरा। अब प्लस क्या लेने वाला हूं मैं, प्लस हम कितना इलेक्ट्रॉन है मेरे पास, 18, है ना, 18 इंटू कितना 1, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, दिस वन द आंसर। तो इतना बड़ा प्रॉब्लम होता है, इसलिए जल्दी से नहीं पूछा जाता है। लेकिन अगर पूछ ही लिया जाए तो हमको अलर्ट रहना चाहिए, क्योंकि हम कंपटीशन फील्ड्स में हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, इसलिए हमको आना सब चाहिए, भले थोड़ा कम या ज्यादा। चलो नोट करो फटाफट। इधर वाला मिटा दे बेटा। लिखा बच्चों, अब लिखो नेक्स्ट हेडिंग, फैक्टर अफेक्टिंग है ना, फैक्टर अफेक्टिंग स्टेबिलिटी रूल। फैक्टर अफेक्टिंग स्टेबिलिटी रूल लिखो बच्चों, फैक्टर अफेक्टिंग स्टेबिलिटी रूल, है ना, फैक्टर अफेक्टिंग स्टेबिलिटी रूल लिख लिया बच्चों। लिखो स्टेबिलिटी डिपेंड्स ऑन, है ना, स्टेबिलिटी डिपेंड्स ऑन सिमेट्री, है ना, सिमेट्री एज वेल एज एक्सचेंज थ्योरी, है ना, सिमेट्री डिपेंड्स ऑन सॉरी, है ना, स्टेबिलिटी डिपेंड्स ऑन सिमेट्री, है ना, और दूसरा क्या है, दूसरा मैंने क्या लिखा है, एक्सचेंज थ्योरी। तो नंबर 1 क्या लिखवाया मैंने, है ना, नंबर 1 लिखवाया सिमेट्री, और नंबर 2 मैंने क्या लिखवाया, 2 मैंने लिखवाया एक्सचेंज थ्योरी, राइट।
दूसरा मैंने लिखवाया आपको एक्सचेंज थ्योरी। अब समझते हैं, ये देख बेटा, ये हमारा मान लिया जाए d ऑर्बिटल है, ठीक है, क्या है ये, d ऑर्बिटल। कितने बॉक्स होते हैं, 5, 1 2 3 4 एंड 5। ये हमने एक एक इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है, राइट, एक एक इलेक्ट्रॉन भर दिया। इसको बोलते हैं डी जनरेट ऑर्बिटल। क्या बोलते हैं, डी जनरेट ऑर्बिटल। मतलब देख, हर ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन है, राइट, हर ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन है, इस वजह से हर ऑर्बिटल की एनर्जी बराबर होगी, राइट। हर ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन है, इस वजह से सबकी एनर्जी क्या होगी, बराबर होगी। जब एनर्जी बराबर होगी तो उसको लिखेंगे सेम एनर्जी लेवल, यानी सेम एनर्जी ऑर्बिटल भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, सेम एनर्जी ऑर्बिटल। और इसी को बोलते हैं, सेम एनर्जी वाले को बोलते हैं डी जनरेट ऑर्बिटल, राइट। तो यहां पर डीजेनरेसी क्या है, या सिमेट्री प्रेजेंट है, यहां सिमेट्री क्या है, प्रेजेंट है। लेकिन अगर हम ये कहते हैं कि मान लिया जाए, ये हमने किसका केस ले रखा है, 3D का ले रखा है। अगर मैं ये कहता हूं कि भाई यहां पर अगर मैंने 4s लिया हुआ है, तो क्या यहां डीजेनरेट ऑर्बिटल है, इस केस में डीजेनरेट ऑर्बिटल है, तो आप कहोगे बिल्कुल नहीं है साहब, एक ही तो है, एक ही, उससे कंपैरिजन किसके साथ करेंगे, तो यहां एब्सेंट है। तो इस थ्योरी के हिसाब से इन्होंने ये कहा कि भाई इसकी एनर्जी इससे ज्यादा होगी, यानी इन्होंने ये कहा इसके हिसाब से कि इसकी एनर्जी जो है, तो यानी एनर्जी किससे, एनर्जी की बात करें किसकी, 3D की ज्यादा है किससे, 4s से, राइट। एनर्जी में एक बात और देखो कि इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 5। अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन भरे जाए तो 5, और इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, कितने भर सकते हैं, 1। तो अगर हम डबलिंग भी करेंगे तो इसके पास हो जाएंगे 10 और इसके पास हो जाएंगे 2। तो जिसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे उसकी एनर्जी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो इस वजह से इन्होंने ये कहा, सिमेट्री के कॉन्सेप्ट से ये कहा कि साहब इसकी एनर्जी यानी 3D की एनर्जी 4s से क्या होगा, ज्यादा होगा, राइट। जरा इतना नोट कर बेटा पहले। नोट किया बच्चों, नोट किया। अब जरा दूसरी बात में आ जाओ, दूसरा केस है हमारा एक्सचेंज थ्योरी, राइट। इन्होंने कैसे एक्सप्लेन किया, ये आपके एनसीईआरटी में दे रखा है, ठीक है, ये आपके एनसीईआरटी में गिवन है, अब समझना, एक एग्जाम्पल लेते हैं, हम कहते हैं हमारे पास 3D 5 है और हमने कहा कि 3D 4 है, 2 केस ले रखा है। अब जो है अगर मैं कंपैरिजन करूंगा कि भाई बताओ किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, राइट। तो अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करूंगा तो स्टेबिलिटी जो 3D 5 की ज्यादा होगी 3D 4 से। अब एक्सचेंज थ्योरी के हिसाब से एक्सप्लेन करते हैं। ऐसे तो हम ये कह सकते हैं कि भाई ये हाफ फील्ड है, आधा भरा हुआ है, तो हाफ फील्ड की वजह से इसकी एनर्जी ज्यादा होगी। तो मैंने पहले भी बताया था आपको कि अगर फुल फील्ड कहीं पर दिखे बेटा, अगर हम ये कहते हैं किसी क्वेश्चन में, अगर क्वेश्चन में मैं ये कहता हूं कि मेरे पास फुल फील्ड है, क्या है बेटा, फुल फील्ड है, या मेरे पास हाफ फील्ड है, राइट। अगर मेरे पास फुल फील्ड है या हाफ फील्ड है तो इसके पास क्या होगा, मैक्सिमम स्टेबिलिटी होगा बच्चों, होगा नहीं होगा, मैक्सिमम स्टेबिलिटी होगा।
लेकिन अगर मैं फुल फील्ड की बात कर रहा हूं, मान लिया जाए कि 3D10 है, हाँ, और 3D5 है, राइट। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा फुल फील्ड हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, ये हाफ फील्ड हो गया। तो इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो स्टेबिलिटी भी ज्यादा है। अच्छा, अब इसको समझने की कोशिश करते हैं, यानी इस थ्योरम पर अप्लाई करते हैं। देख बेटा, ये हमारा डी ऑर्बिटल है, समझना ध्यान से। ये हमारा क्या है, डी ऑर्बिटल है। 5 बॉक्स मैंने बना दिए, ठीक है, 5 बॉक्स मैंने बना दिए, और मैंने इलेक्ट्रॉन किसमें भर दिया, 5 इलेक्ट्रॉन। ये देख, 1 2 3 4 और ये 5। इसको मैंने फर्स्ट मान लिया, इसको मैंने सेकंड मान लिया, ये थर्ड हो गया, ये फोर्थ हो गया, और ये हमारा फिफ्थ हो गया। यानी मैं कंडीशन पढ़ रहा हूं 3D5 की। अब हमें एक्सचेंज थ्योरी की बात करनी है। तो एक्सचेंज थ्योरी में क्या करना है, देख भाई, पहली सिचुएशन क्या है कि पहला इलेक्ट्रॉन कूदा हमारा किसमें, इसमें भी कूद सकता है, पहला इलेक्ट्रॉन इसमें भी कूद सकता है, पहला इलेक्ट्रॉन आपका इसमें भी कूद सकता है, और पहला इलेक्ट्रॉन आपका किसमें कूद सकता है, इसमें भी कूद सकता है। तो अगर मैंने कहा कि मेरे को फर्स्ट इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए कितने एक्सचेंज हुए, सेकेंड, एक तो सेकेंड में कूद सकता है, और थर्ड में कूद सकता है, इसके बाद फोर्थ में कूद सकता है, और इसके बाद कूद सकता है आपका फिफ्थ में, राइट। तो टोटल एक्सचेंज कितने हो गए साहब, 1 2 3 4, टोटल एक्सचेंज कितने हो गए, 4। अब मैं दूसरे इलेक्ट्रॉन की बात करूं, राइट। अगर मैं दूसरे इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं, ध्यान से देखो और समझो। अब दूसरा इलेक्ट्रॉन देख, दूसरा इलेक्ट्रॉन तीसरे में कूद सकता है ना, चौथे में कूद सकता है, और कूद सकता है 5वें में। यानी दूसरा इलेक्ट्रॉन कहां कहां कूद सकता है, थर्ड में कूद सकता है, इसके बाद फोर्थ में कूद सकता है, और इसके बाद हमारा कूद सकता है 5 में। तो टोटल एक्सचेंज कितने हो गए, 3। अगर मैं थर्ड इलेक्ट्रॉन लूं बेटा, अगर मैं थर्ड इलेक्ट्रॉन को देखूं, तो थर्ड इलेक्ट्रॉन केस में देखो, थर्ड कहां कहां कूद सकता है, देखो फर्स्ट सेकंड में, सेकंड थर्ड में। तो थर्ड कहां कहां जा सकता है, फोर्थ में जा सकता है, और फिफ्थ में जा सकता है। इज दैट क्लियर। अब यहां टोटल एक्सचेंज कितने हो गए, 2 हो गए। अब अगर मैं फोर्थ इलेक्ट्रॉन की बात करूं, राइट, तो अगर मैं फोर्थ इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं, तो फोर्थ इलेक्ट्रॉन कहां कूद सकता है, केवल फिफ्थ में कूद सकता है। तो टोटल एक्सचेंज कितने हो गए, 1। ठीक। अगर मैं ये कहता हूं कि मेरे को बताओ कि टोटल एक्सचेंज कितना हुआ, ठीक। अगर मैं कहता हूं कि टोटल एक्सचेंज इलेक्ट्रॉन का कितना हुआ, तो टोटल इलेक्ट्रॉन देखो भाई, आपको मिला 4 + 3 + 2 + 1 यानी इक्वल टू 10। कितना मिला, 10 मिला, ठीक। कितना मिला, 10 मिला। अब जो है, ये तो मैंने किसकी बात की, ये मैंने बात की 3D5 की। अब एक केस और लेते हैं, ये हमारा हो गया, मान लिया 1 2 3 4 और 5, और मैं, ये हमारा फर्स्ट हो गया, ये हमारा सेकंड हो गया, ये हमारा थर्ड हो गया, ये हमारा फोर्थ हो गया, ये हमारा फिफ्थ हो गया। और मैं बात कर रहा हूं 3D4 की, यानी कितने इलेक्ट्रॉन है मेरे पास, 4, 1 2 3 और 4। अब देखो, पहला इलेक्ट्रॉन कहां कूद सकता है, पहला इलेक्ट्रॉन कूद सकता है सेकंड में, पहला इलेक्ट्रॉन कूद सकता है थर्ड में, और पहला इलेक्ट्रॉन कूद सकता है फोर्थ में। तो अगर मैं एनालिसिस करूं तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन कहां कहां जा सकता है, कहां कहां एक्सचेंज कर सकता है। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन जा सकता है सेकंड में, इसके बाद जा सकता है थर्ड में, और इसके बाद जा सकता है फोर्थ में। यानी टोटल कितने हो गए, 3। अब अगर मैं कहता हूं सेकंड इलेक्ट्रॉन, ठीक, तो ये हो गया सेकंड इलेक्ट्रॉन। अब सेकंड इलेक्ट्रॉन कहां कहां जा सकता है, देख, सेकंड इलेक्ट्रॉन जा सकता है आपका थर्ड में, और सेकंड इलेक्ट्रॉन जा सकता है फोर्थ में।
तो सेकंड इलेक्ट्रॉन या तो जा सकता है आपका थर्ड में या जा सकता है फोर्थ में। तो एक्सचेंज कितने हो गए? 2 हो गए। अब इसके बाद हम कहते हैं थर्ड इलेक्ट्रॉन की हम बात करें। अगर मैं थर्ड की बात करता हूं, ठीक है ना, अगर मैं थर्ड इलेक्ट्रॉन की बात करता हूं तो बेटा जी थर्ड इलेक्ट्रॉन कहां जा सकता है? फोर्थ में। एक ही जगह जा सकता है, उसके आगे जाएगा नहीं क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। तो यहां कितने एक्सचेंज हो गए? 1। तो अगर मैं ये कहता हूं कि टोटल एक्सचेंज, अगर मैंने कहा कि टोटल एक्सचेंज निकालना है, राइट, ठीक है, अगर टोटल एक्सचेंज निकालना है मेरे को, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा? सबको जोड़ दूंगा, सबको ऐड करूंगा। 3 + 2 + 1 कितना हो रहा है? 3 2 5 और 1 6 दिखाई दे रहा है, राइट। तो जितने ज्यादा एक्सचेंज होंगे, यानी इस थ्योरी के हिसाब से कि नंबर ऑफ एक्सचेंज, नंबर ऑफ, है ना, नंबर ऑफ एक्सचेंज जो होगा, तो नंबर ऑफ एक्सचेंज जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा? स्टेबिलिटी के। क्या होगा? स्टेबिलिटी के। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि अगर मैं 3D की बात करता हूं और 3D5 की बात करता हूं और 3D4 की बात करता हूं, बच्चों मेरी बात समझना, तो यहां पर एक्सचेंज कितना आ रहा है? इस केस में एक्सचेंज कितना निकाला अभी आपने? बताओ बेटा, एक्सचेंज कितना निकाला अभी आपने? 10 निकाला। और इस केस में एक्सचेंज कितना निकाला? इस केस में एक्सचेंज कितना निकाल रहे हो? बताओ कितना देख रहे हो? 6 देख रहे हो। तो जितना ज्यादा एक्सचेंज उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी, यानी 3D5 की स्टेबिलिटी 3D4 से ज्यादा है। अच्छा बच्चों एक बात बताओ, ईमानदारी से बताना एक बात, सब लोग ध्यान से सुनो। तो एनसीईआरटी के हिसाब से मैंने आपको समझाया कि ऐसा है। अब ये कितना टिपिकल है, ये कितना मैंने आपको बता तो दिया, लेकिन कितना टिपिकल है। अब मैंने अपना जो ट्रिक्स बताया था उससे फटाफट आप निकाल रहे थे, वो आसान था, ये आसान है। अब बताओ कौन सा आसान लगा? मुझको लगता है वही सही था, ठीक। लेकिन जानना जरूरी है, जान आप भी लो। देखो वो उससे हम सेकंडों में आंसर निकाल रहे थे, और इसमें हम बड़ा इतना करेंगे, इतने एक्सचेंज करेंगे, तब जाकर के एक्सचेंज जोड़ेंगे। एक बार बताओ कि आपको 30 to 40 सेकंड मिलता है ऑब्जेक्टिव करने के लिए। अगर क्या 30 सेकंड या 40 सेकंड में हो सकता है अगर हम इस तरीके 4 ऑप्शन दे दें? अगर हम 4 ऑप्शन दे दें, ABCD दे दें, इसका मतलब 8 मेंबर का आपको निकालना है। कितना समय ड्रिंक कर जाएगा? आप आइडिया लगा लो। अभी देखो मैंने बताया आपको कितना समय उसने ले लिया। तो अब जो है ऐसे बड़े बड़े प्रॉब्लम के लिए मैंने अपना ट्रिक्स बताया था, वही परफेक्ट है। लिख इसको भी लो, जानना जरूरी है, लेकिन क्वेश्चन जो मैं अपना आइडिया दे रहा हूं उसी से करो, ठीक है? ठीक, थैंक यू। लिखो बेटा, नोट करो। इसको मिटा दें बच्चों, इसको मिटा दें, चलो। नेक्स्ट हेडिंग, आयोनाइजेशन पोटेंशियल। और
आयोनाइजेशन एंथैल्पी। नेक्स्ट हेडिंग, लिखा बच्चों? अब सुनो, देखो बच्चों, बेटा इधर देखो, पहले मैंने लिखा है आयोनाइजेशन पोटेंशियल, राइट, और इसके लिए मैं जो कोड करूंगा वर्ड यूज करूंगा आईपी, राइट। तो आईपी भी कह सकते हो और इसी को IP1 भी कह सकते हो, राइट। और दूसरा मैंने क्या लिखा हुआ है, दूसरा क्या लिखा हुआ, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है, दूसरा मैंने ये लिखा हुआ है। और इसके लिए मैं वर्ड यूज करूंगा IE, या मैं इसी को लिख सकता हूं IE1, राइट। दोनों, अब दोनों की खास बात है, दोनों न्यूमेरिकली सिमिलर है। अब समझना मेरी बात ध्यान से, ये कोई आइसोलेटेड गैसियस मेटल है। मैं इसको हटा देता हूं, इसको मैं लिखता हूं क्या, आइसोलेटेड गैसियस मेटल लिया हुआ है। ध्यान से क्वेश्चन को समझना, राइट, ध्यान से समझना, आइसोलेटेड गैसियस मेटल लिया हुआ है, आइसोलेटेड गैसियस मेटल लिया हुआ है, ठीक। और इस पर हम एनर्जी को अप्लाई कर रहे हैं, इस पर हम एनर्जी को अप्लाई कर रहे हैं। जैसे ही इस पर एनर्जी अप्लाई करेंगे, इसका आउटर मोस्ट का इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, है ना। तो इसका आउटर मोस्ट का इलेक्ट्रॉन निकल गया तो इस पर क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इसका निकल गया, ठीक। तो जब हम एनर्जी किसी आइसोलेटेड गैसियस मेटल पर अप्लाई करते हैं और उसके आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, उसी को कहते हैं आईपी, उसी को कहते हैं आईपी, या उसी को कहते हैं आईई, राइट। ध्यान से समझना। अब हमने ये बताया कि जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है वो ये लिखा हुआ है कि साहब जो आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है वो आई लिखा, उसने आईपी क्यों नहीं लिखा, स्टेट बोर्ड में ऐसा लिखा है। अब थोड़ा देखना, न्यूमेरिकली दोनों आइडेंटिकल है, ठीक। अगर क्वेश्चन में उसने ये लिखा है, अगर क्वेश्चन में ये लिखा है कि आइसोलेटेड गैसियस मेटल लिया है, अगर क्वेश्चन में आइसोलेटेड गैसियस मेटल लिखा है, मेरी बात समझना, अगर क्वेश्चन में आइसोलेटेड गैसियस मेटल लिखा हुआ है तो इसका मतलब वो आईपी है, वो क्या है, आईपी है, राइट। अब उसके बाद कहता है 1 मोल ऑफ, ध्यान समझना, 1 मोल ऑफ आइसोलेटेड गैसियस मेटल उसने लिखा है तो वो हो जाएगा आईई हो जाएगा। दोनों बनता समझा क्या? यानी इसके लिए हम क्या लिखेंगे, ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया आइसोलेटेड गैसियस मेटल। तो इसके लिए तो ये हो जाएगा, और इसके लिए क्या हो जाएगा, 1 मोल ऑफ आइसोलेटेड गैसियस मेटल। तो अगर ये वर्ड यूज किया, ध्यान समझना, सिर्फ वर्ड्स का हेर फेर है, न्यूमेरिकली दोनों एक जैसे हैं। न्यूमेरिकल जब हम करेंगे, ये निकाले एक ही चीज होगा, उसमें अंतर नहीं आने वाला है, लेकिन थ्योरम में, स्टेटमेंट में थोड़ा सा अंतर आ जाएगा, राइट। तो पहले इतना नोट करो, फिर मैं पहले लाइन लिखवाता हूं। लिखा बच्चों? तो
इसके लिए मैं IP1 भी यूज कर सकता हूं, ठीक है ना, कर सकता हूं नहीं कर सकता, बिल्कुल कर सकता हूं। 1 लिखो, अगर कुछ नहीं लिखा है तो 1 कंसीडर ही हो जाएगा, कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा, है ना। तो IP1 में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। स्टेटमेंट लिखवाएं, लिखो एनर्जी अप्लाइड ऑन isolated gaseous metal for removal of one electron is known as ionization potential, or IP1। नेक्स्ट लाइन से लिखो एनर्जी अप्लाइड ऑन 1 mole of 1 mole के नीचे अंडरलाइन 1 mole of gaseous metal, सॉरी आइसोलेटेड गैसियस मेटल लिखना, 1 mole of isolated gaseous metal, 1 mole of isolated gaseous metal is known as ionization enthalpy, or IE1। लिखा बच्चों। अब एक बात बताओ इधर ध्यान से देखो, अगर मैंने क्वेश्चन में ये कहा हुआ है पहले स्टेप में तो ये मिल गया आपको, राइट, ठीक है। तो अब जो है अगर मैं ये कह रहा हूं कि मान लिया जाए कि M प्लस आ गया, राइट, इस पर मैं फिर से एनर्जी अप्लाई कर रहा हूं, ठीक है, एनर्जी फिर से अप्लाई कर रहा हूं, तो एक इलेक्ट्रॉन और निकाल देगा, तो अब खुद किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डाई पॉजिटिव में, और इलेक्ट्रॉन को उसने निकाल दिया, और इसी को हम क्या बोलेंगे, IP2 बोलेंगे नहीं बोलेंगे। अब अगर हम ये कहते हैं कि मान लिया जाए कि मेटल डाई पॉजिटिव है और इस पर मैं फिर से एनर्जी अप्लाई कर रहा हूं, तो फिर से एक इलेक्ट्रॉन निकाल देगा, तो किस में कन्वर्ट होगा, 3 में, और इसको मैं क्या बोलने वाला हूं, IP3 बोलने वाला हूं, राइट। अगर क्वेश्चन में उसने कह रखा है 1 मोल, क्वेश्चन में कहा हुआ है इसके लिए, या इसके लिए भी 1 मोल कहा हुआ है, राइट, तो यहां पर इसके लिए क्या हो जाएगा बताओ बेटा, इसके लिए हो जाएगा क्या हो जाएगा, IE2 हो जाएगा, और इसके लिए बेटा ये क्या हो जाएगा, IE3 हो जाएगा। तो आपके जो एनसीईआरटी में गिवन है वो है आपके आयोनाइजेशन एंथैल्पी, लेकिन जब आप कंपटीशन में बैठते हो तो कभी कभी वो IP भी कह देता है, ठीक, तो वहां पर आप कंफ्यूज नहीं होना। मैं बोल रहा हूं कि न्यूमेरिकली दोनों सिमिलर हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है, लेकिन एक्यूरेसी जानना जरूरी है, एक्यूरेट चीज जानना जरूरी है, क्योंकि आप कंपटीशन के बच्चे हो, बोर्ड के बच्चे नहीं हो। बोर्ड में ठीक है, एक लिखा दिया समझ में आया तो ठीक, नहीं तो आगे बढ़ो, लेकिन कंपटीशन के अंदर हम लोग हर चीज को एक्यूरेसी के साथ सीखेंगे। अब इसको नोट करो पहले फटाफट।